क्लास 10th का ये ज्योग्राफी का पार्ट है। ज्योग्राफी में दो पार्ट है, खंड को और खंड खो, यानी ओ और वो दो खंड है, ए और बी। दो सेक्शन में इसको बांटा है। पहला सेक्शन में पहला का चैप्टर है भारत संसाधन एवं उपयोग। संसाधन क्या है सर? संसाधन सबसे पहले समझने वाली चीज है कि संसाधन बोलते किसको है, हाँ या ना, किसको कहेंगे संसाधन? तो सर संसाधन का एक डिफिनेशन है कि मानव जीवन में उपयोग आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन है। जैसे कि हमने आपको बताया है कि हमारे लाइफ में जितनी भी चीजें यूज आती है, डेली लाइफ यूजेज एंड ईयरली, वीकली एंड मंथली, कोई भी चीजें है जो कि हमारे लाइफ में यूजेज में आ रही है, हमेशा यूज में आ रही है, उपयोग में, तो हमारे लिए संसाधन हो गया। अब संसाधन सर दो प्रकार के, उपयोग करते हैं कोई भी चीज है तो एक मानव निर्मित हो जाती है, एक प्राकृतिक हो जाती है। जैसे मान लो कि हम कूलर यूज कर रहे हैं गर्मी के दिनों में, तो हमारे लिए क्या है वो मानव निर्मित, यस या नो? ठीक। और चीजें सर एक चीज आ जाता है प्राकृतिक, खेती कर रहे हैं, खेत में पानी के लिए नहर, ये तो सब मानव निर्मित है, लेकिन भगवान की तरह जो बारिश होती है प्राकृतिक। सर खाना बनाने के लिए कोयला का उपयोग करते हैं, सब प्राकृतिक है, ना कि मानव निर्मित, यस या नो? यस। संसाधन का डिफिनेशन को अगर हम समझे बुझे और आगे बढ़ाएं तो क्या है इसमें मीनिंग इसका आता है कि मानव जीवन में उपयोग आने वाली सभी वस्तुएं संसाधन है, जैसे जल, पेड़, पौधे एंड इत्यादि। ये क्या है? मानवीय संसाधन। ये क्या है सर आपके? मानवीय संसाधन। और इसमें क्या बोला, संसाधन के प्रकार कितने हैं सर? दो। संसाधन के कितने प्रकार? दो प्रकार। देखिएगा, पहला तो आपका प्राकृतिक आ जाता है और दूसरा आपका मानवीय आ जाता है, यानी मानव निर्मित। प्राकृतिक को भी ये दो प्रकार में बांटा है। प्राकृतिक को ये इसने कितने प्रकार में बांटा है? दो प्रकार में। पहला नवीकरणीय और दूसरा अनवीकरणीय। ऐसा तो नवीकरणीय बोलते किसको है सर? जिसमें सतत होता है और जैव होता है, वो सर नवीकरणीय है। तो अनवीकरणीय सर किसमें बोलते हैं? जिसमें पुनः चक्रीय होता है और वो चक्रीय हो जाता है। पुनः चक्रीय किसे कहते हैं? ओ चक्रीय किसे कहते हैं सर? सतत किसे कहते हैं सर? जैव किसे कहते हैं सर? जैव के अंतर्गत क्या आते हैं सर? प्राकृतिक वनस्पति, वन्य वनस्पति यानी वन्य जीव। ये सब सारी चीजें कैसे आते हैं सर? एक एक चीज को हम फुल डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे इस वीडियो में, ठीक है? चलिए देखिए, पहला प्राकृतिक क्या है? जैसे कि हमने बताया है भगवान के द्वारा कोई भी चीजें प्राप्त हो रही है वो हमारे लिए प्राकृतिक हो गया। क्या हो गया सर? प्राकृतिक। जैसे सॉरी, प्राकृतिक पर एक नवीकरणीय है और एक अनवीकरणीय है। अभी आवाज इसमें अच्छी नहीं आ रही है बिकॉज माइक का थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, ठीक है? एक दो क्लास के बाद आपका जो आवाज है वो क्लियरिफाई रहेगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। पहला नवीकरणीय यानी सतत और दूसरा जैव। सतत में सर जैसे कि पवन हो गए, जल हो गया, सौर ऊर्जा हो गया, ये सतत के अंतर आ जाते हैं, नवीकरणीय है, ठीक है? दूसरा सर जैव। जैव में प्राकृतिक, वनस्पति और वन्य जीव, ये सब सर जैव में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं सर? ये लोग, इन लोग जैव में आ जाते हैं, ठीक है? सॉरी। अनवीकरणीय के अंतर्गत आते हैं सर पुनः चक्रीय और अचक्रीय। पुनः चक्रीय में आ जाएगा धातु, अचक्रीय में आ जाएगा जीवाश्म ईंधन। पुनः चक्रीय में सर धातु मतलब पुनः मतलब कि फिर से। धातु मान लेते कि ये हमारा, मानते नहीं ओरिजिनल में ये हमारा चांदी का कड़ा है, इसको हमारे घर में अगर इसकी उपयोग अगर अंगूठी बनाने में हो गया, हमको मन हो गया अब चलो इसकी अंगूठी बना के पहने, तो इसको क्या करेंगे? गला देंगे, यानी इसका फिर से पुनः निर्माण करेंगे और फिर इसको किस चीज का स्ट्रक्चर देंगे? अंगूठी का, यानी ये धातु है, हाँ यानी। और चक्रीय में आते हैं जैसे कि जीवाश्म ईंधन, मान लो आपका पेट्रोल वगैरह है सर, एक बार गाड़ी में डाल लिए, यूज हो गया, फिर से क्या उसको जब यूज जो कर लिए उस पेट्रोल को फिर से पेट्रोल बना सकते हैं क्या? नहीं, वो क्या हुआ? यूज हो गया एंड उपयोग में आने के बाद फिर से उसका उपयोग ना हो, वो आपका अचक्रीय में आ जाता है। जैसे कि जीवाश्म ईंधन, तेल वगैरह एक्सेट्रा,
गाड़ी में पेट्रोल भरा उसका खत्म होगा, फिर से पुनः भराना पड़ेगा। जो एक बार पेट्रोल खत्म हो जाता है तो पेट्रोल कहाँ जाता है आपको भी पता है, वहां से बन के उड़ जाता है, हाँ या ना। तो पुनः वो पेट्रोल के क्या तुम बना पाओगे? फिर वही प्रक्रिया लगेगी। क्या प्रक्रिया? जिस प्रक्रिया से पेट्रोल बना था। मतलब कि बहुत जीवाश्म ईंधन अंदर में सड़ेगा, गलेगा, पचेगा एंड न जाने कितने टेम्परेचर को सहेगा, तब एक ईंधन के रूप में ये तैयार होगा। फिर इसके भी बहुत प्रकार होते हैं। हीटिंग करने के बाद पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, केरोसिन बनता है, ग्रीस बनता है ना, एक्सेट्रा चिपिंग वाला प्रोडक्ट जो होता है वो बनता है। बहुत सारे प्रकार की चीजें बनती है, तब जाके एक स्वरूप लेता है। ऐसा नहीं कि धरती के नीचे से डायरेक्ट आप ये पेट्रोल ही निकालते हो, डीजल ही निकालते हो, केरोसिन ही निकालते हो, ये चीजें नहीं होती है। तो क्या होती है, इसका एक जिस तरीके से नहीं देखते हो कि मछली वगैरह मारते हो तो कीचड़ पूरा एकदम, जब मछली मारने बाद उसको, मतलब कोई भी है तालाब है, तालाब में मछली मारने बाद इस पानी के अंदर ना पूरा इसमें पूरा घोर लगाया जाता है ताकि मछली ऊपर हो जाए। यही जो घोर है सेम उसी तरीके से लिक्विड रूप होता है। मोबिल ग्रीस वगैरह देखे हो, सेम उसी तरीके से वो रहते हैं। अगला देखिएगा सर, मानवीय के अंतर्गत क्या आते हैं? व्यक्तिगत, सार्वजनिक, राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय। व्यक्तिगत, सार्वजनिक, मानवीय मतलब कि व्यक्तिगत मतलब कि सेल्फ, खुद, मानव निर्माण जो कि खुद से बना है। सार्वजनिक जो सब मिल के बना है। जैसे कि मानते हैं कि व्यक्तिगत हमने एक बिस्किट बनाया, खुद से व्यक्तिगत बना लिया, ठीक। हम एक कोचिंग बना रहे हैं, चलो अकेले पढ़ा रहे तो व्यक्तिगत हो गया। अब हमको एक कोचिंग को एक ब्रांड बनाना है, अकेले ब्रांड बन सकता है क्या? मे भी बन भी सकते, नहीं भी बन सकते, लेकिन टीम का अगर सहयोग रहे तो बहुत जल्दी बन जाता है। यस या नो? यस सर। तो सार्वजनिक मतलब कि सभी मिलके। राष्ट्रीय, राष्ट्रीय मतलब क्या? स्वामित्व के आधार पर इसको राष्ट्रीय मतलब कि तट से 200 किलोमीटर क्षेत्र तक आर्थिक अपवर्जक क्षेत्र कहा जाएगा। राष्ट्रीय मतलब कि पूरा राष्ट्र मिल, राष्ट्रीय मतलब कि पूरा राष्ट्र मिलके एक चीज को बढ़ावा देना। प्राकृतिक आपदा मतलब मान लेते हैं कि हम फ्रिज बनाया, पूरा राष्ट्र वाला बोला कि नहीं फ्रिज को इंटरनेशनल में पहुंचाएंगे, तो पूरा राष्ट्र का सहयोग आया तो हम इंटरनेशनल में पहुंच गए। यस या नो? अगर पूरा राष्ट्र हमारा खरीदेगा नहीं, अच्छा बताओ, घर में सामान बेचे, घरे में ना खरीदे तो बाहर बेच पाएंगे? यस या नो? कभी भी नहीं। अगला है अंतरराष्ट्रीय, तट से 200 किलोमीटर क्षेत्र की दूरी के आगे का साधन। अंतरराष्ट्रीय मतलब कि जो इंटरनेशनल हो, मालूम है इंटरनेशनल मतलब कोई भी चीज बेचे, जब राष्ट्र में नहीं बेचे तो अंतरराष्ट्र में क्या बेच पाएंगे? जैसे एक चीज बताते हैं कि भारत का कोई भी चीज अगर बाहर पे जाता है सर, उसमें बहुत सारे जीएसटी होते हैं, जीएसटी, पी, सी जीएसटी, ना जाने कितने प्रकार के गवर्नमेंट टैक्स हो जाते हैं। मान लो अगर भारत से कोई भी सामान अगर 50 रुपया में गया कोई भी देश में, अमेरिका में तो टैरिफ लग गया था सर, इस पर गया तो उसको क्या करेगा? डायरेक्ट 130 में बेचेगा। हमको भी तो मुनाफा, हम 50 रुपए में बेचे, शिपिंग चार्ज लगा, वहां जाने बाद जीएसटी भरना पड़ा, जिस मॉल में कपड़ा रखे हुए हैं बेचने के लिए उसमें किराया देना पड़ रहा है, सब कुछ लेके एक कपड़े का कॉस्ट 130 रुपया आ रहा है। अब वही का खुद का मैन्युफैक्चरिंग अमेरिका अगर कोई भी चीज बना रहा है या फिर कोई भी देश अदर, तो मान लेते हैं कि 50 का कपड़ा है अपने देश में बेच रहा है तो 60 रुपए में बेच रहा है, 10 रुपए मुनाफा बांट दिया, 80 में बेच दिया, 100 में बेच दिया, कोई दिक्कत नहीं। तब भी इससे क्या है, 30 रुपया कम ही है, प्रॉफिट इंडिया वाले से ज्यादा है, और क्या है, ये भी कम है, तो इसीलिए इंडियन सामान दूसरे देश में थोड़ा कम बिक पाते हैं, क्यों? उस पर टैरिफ बहुत ज्यादा लग जाता है। अब विदेशी सामान इंडिया में देखो कितना सस्ता मिल जाता है। अच्छा मतलब जब यहाँ इतना सस्ता मिलता है, जहां से बन के आता है वहां तो और सस्ता होता होगा। अब उसका जीएसटी भी यहाँ पे सरकार ले रही है, तब भी चीजें सस्ता मिल जाती है। 8,000 10,000 में एकदम चाइनीज फोन मिल जाता है। बताओ आता होगा बन के कितना में? लगभग 3,000 4,000 में। सरकार भी 2-3 हजार रुपए टैक्स रखती होगी, 2,800। बेचने वाला भी 500-1000 रखता होगा, जहां से इंपोर्ट किया भाड़ा भी लगता होगा, किराया भी लगता होगा, सेक्टर बहुत सारी चीजें रखती है। यस या नो? ठीक, तब जाके यहां तक आ पाता है। अगला टॉपिक में बढ़ते हैं। संसाधन नियोजन क्या है सर? संसाधन नियोजन क्या है? संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग संसाधन नियोजन कहलाता है। संसाधन का विवेकपूर्ण उपयोग क्या कहलाएगा? संसाधन नियोजन कहलाएगा। सतत विकास के लिए संसाधनों का संरक्षण आवश्यक होता है। कोई भी चीज के विकसित के लिए
उसका जो संसाधन संरक्षण है वो क्या उसके लिए अति आवश्यक है। संसाधन मतलब कि जो हमारे लाइफ डेली लाइफ में चीजें यूजफुल है, हाँ या ना। चलो ठीक है, मतलब कैसे देखिए यहाँ पे बताए थे संसाधन के बारे में, हाँ या ना सर, यस या नो, यस। देख लो अगला, सतत विकास किसे कहते हैं सर? भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखकर वर्तमान में साधनों का उपयोग, जिससे साधनों का उपयोग सतत विकास कहलाता है। कोई भी कार्य, मतलब कि देखो बोला कि भविष्य की पीढ़ी को ध्यान में रखकर वर्तमान में संसाधनों का उपयोग करना सतत विकास कहलाता है। जैसे कि अभी हम लोग बोला गया कि पानी पीने वाला कम है, लेयर भी धीरे धीरे से भाग रहा। पहले के देखो जब चापाकल वगैरह था ना, पहले ये सर हमारा चापाकल है, ठीक है, ये 100 फीट का है, ठीक, पहले जानता है 40 फीट पर चल जाता था। अब पानी लेयर आ जाता, वही चापाकल गांव में देखते हैं 200 फीट 250 फीट पूरा कराता है। कहीं कहीं पहले गांव में सुनते हुए कहीं ऊपरे में चलता था बोरिंग, अब बोरिंग का तो पता नहीं, अब ऊपर में रखेगा तो इसी के लिए हवा फेंकेगा उससे, मतलब कि कहीं ना कहीं लेयर भागा है। हम संसाधन का इतना ज्यादा दुरुपयोग कर लिए हैं, उपयोग किए नहीं, दुरुपयोग इतना ज्यादा कर लिए हैं कि आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ छोड़ेंगे, लगा कि आने वाले पीढ़ी के लिए हम कुछ छोड़ेंगे ही नहीं। जैसे सर कचरा इतना फैला दिए कि आने वाला पीढ़ी देखिए बीमार हो जाएगा, यस या नो? अरे हाँ या ना बोल भाई, हाँ। क्यों बीमार हो जाएगा? मतलब देखो बिस्किट खा रहे हैं हम, भुगताना क्या भुगतेगा? प्लास्टिक वाला, खाएं फेंक दिए, खाएं फेंक दिए, खाएं फेंक दिए, तो उसका नुकसान कौन झेलेगा? क्या हम उसका नुकसान नहीं झेलेंगे? कुछ दिन के बाद अगर हम ना रहे तो हमारा बाल बच्चा उसका नुकसान झेलेगा, हमारी आने वाली पीढ़ी। ये कैसे सर? देखो प्लास्टिक को डिस्ट्रॉय तुम मेकिंग किया, उसको नष्ट तुम नहीं जल्दी कर पाओगे। अगर नष्ट करना इतना ही संभव रहता है तो पहाड़ों कचरा का पहाड़ नहीं खुल जाता सर, यस या नो? चलो ठीक। अब देखो बोला है कि हम संसाधन का इस तरीके से उपयोग करें जिस तरीके से संसाधन में कोई भी चीज है आने वाली पीढ़ी के लिए छूटना चाहिए, दुरुपयोग ना करें। जैसे मान लो कि हमको सर बिस्किट खाना है, बिस्किट खाना है, तो हमारे घर में 2 व्यक्ति हैं। अगर एक पैकेट बिस्किट में लगभग 6 या 7 बिस्किट होती है, 8 को। अगर हमारा 4 में ही पेट भर रहा है तो 4 को क्या करें, फेंक दें या फिर किसी के लिए रहने दें? किसी के लिए रहने देते हैं। क्यों? देखो जब, अच्छा बिस्किट की महत्व ये चीजें पता कब चलेगी? जब अकाल पड़ेगा। मतलब कि अगर हमको 4 बिस्किट में ही पेट भर रहा है, क्या धक्कर करके बिस्किट 8 खा पाएंगे? नहीं खा पाएंगे। क्यों? 4 छोड़ेंगे किसके लिए? दूसरे के लिए, उसका भी पेट भर जाएगा, 1 पैकेट बच जाएगा। नहीं तो तुम भी मान लो तो एक लड़का है ए, एक लड़का है बी, इस तरीके से समझ जाएगा। ये भी 1 पैकेट बिस्किट लिया, ये भी 1 पैकेट बिस्किट लिया, इसमें 8 पीस रहते हैं, इसमें भी 8 पीस रहते हैं सर। कि देखो दुरुपयोग मतलब क्या होगा? 4 पीस हम ही खा लिए, ये 4 पीस खा के इसका भी पेट हो गया, टंच भर गया। हाँ अब देखते की करता है, आधा कोल्ड ड्रिंक पीता है, फेंक देता है, यस या नो? ठीक, बिस्किट खाए सर, 4 को बचा फेंक दिए। 8 गो बिस्किट में एक 4 गो में पेट भर गया, एक 4 गो में पेट भर गया, क्या 1 पैकेट बिस्किट में दोनों नहीं खा सकता था? हाँ या ना? ठीक, तो 1 पैकेट बच जाता ना। ये 1 पैकेट काम कब देगा? जब अकाल पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सर आप तो बोले सर कि बेचारे दुकानदार के सेलिंग ना हो गए। बिस्किट बना कहाँ? आटा से। आटा क्या है? संसाधन है हमारा बाबू, खाने पीने वाला। आने वाले दिनों में अगर घट जाएगा फिर वो चीज दिक्कत का ही सामना हम ही लोग को करना पड़ेगा, किसी को नहीं, यस या नो? तो वो चीजें की आपूर्ति हमको कब पता चलेगी? जब अकाल पड़ेगा। अकाल पड़ेगा तभी ना चीज की आपूर्ति हमको पता। जैसे जहां बाढ़ आ जाता है, देखो चावल है, गेहूं है, धान है, आटा है, सब है, न पकाने का जगह न खाने का जगह, तो क्या करता है? उसको जाके रेस्क्यू करके उसको वहां से निकाल लिया जाता है या फिर वहां तक खाना ही पहुंचा दिया जाता है, यस या नो? यस सर। अब बताओ वो चीजें संसाधन का उपयोगी रहेगा या फिर दुरुपयोगी? यहां पर अगर चीजें बचा रहे हैं तो आने वाले दिनों के लिए उपयोगी है या फिर दुरुपयोगी? ऐसा नहीं है, हम जो बचा रहे हैं ना सर हमारे लिए नहीं, किसी और के लिए जरूर उपयोगी वो चीजें होगी, यस या नो? चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोग का? पर्यावरण दिवस संसाधन संरक्षण की दृष्टि से प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ये आपका आर्ट्स का ऑब्जेक्टिव है जो कि फिक्स रहता है। आर्ट्स में ऑब्जेक्टिव क्या है? फिक्स रहता है, हर एक साल आता है।
पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 5 जून का। एकदम फिक्स क्वेश्चन रहेगा भैया ये ऑब्जेक्टिव का आपका, इसको कोई रोक टोक नहीं है। चलो ठीक है, अगला स्लाइड लेके चलते हैं, समझिएगा। नवीकरणीय संसाधन किसे बोलते हैं सर? नवीकरणीय क्या है? नवीकरणीय क्या बोला है? नवीकरणीय संसाधन किसे बोलते हैं? वैसा संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त किया जा सकता है उसे नवीकरणीय बोलते हैं। वो नवीकरणीय सर, वैसा संसाधन जिन्हें पुनः प्राप्त किया नहीं जा सकता उसे अनवीकरणीय संसाधन बोलते हैं। जैसे कि सर सौर ऊर्जा, धूप गया, आज धूप गया, सौर ऊर्जा से पूरा एनर्जी को कंडक्टर के बैटरी में रख लिए, फिर कल धूप आएगा, कल भी फिर रख लेंगे, हाँ या ना? कोई दिक्कत? ये नवीकरणीय या अनवीकरणीय? नवीकरणीय के अंतर्गत आएगा। पवन सर, जल सर, विद्युत सर, ये सब फिर से बना सकते हैं हम लोग। ऐसा तो जल कैसे बनाएंगे? फॉर्मूला देखो ना, अरे 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलाएंगे तो पानी जलन बनेगा हो, हाँ या ना? अरे हाँ या ना? हाँ। क्या बना सकते हैं? यस सर। सौर ऊर्जा, अरे यस या ना बोलो। जल, पवन, विद्युत नहीं बना पाएंगे आप तो। बुतरू बच्चा विद्युत बनाने लगा, मोटर को पीछे से घुमा दो उल्टा, जो हो गया विद्युत। अरे छोटका बॉल जलाएगा लेकिन जला देगा, यस या नो? मतलब आजकल सब इंजीनियर है। विवेक उन्हें कौन पढ़ा रहा है? देख इधर छोटू। अनवीकरणीय संसाधन क्या है समझिएगा। एक बार समाप्त हो जाने के बाद इन्हें पुनः प्राप्त करना संभव नहीं होता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि हम तुरंत बता रहे थे, हाँ या ना? ये अनवीकरणीय के अंतर्गत आते हैं, यस या नो? यस सर। विकास के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं समझिएगा। सबसे पहले देखो, विकास के आधार पर संभावी हो जाएगा, विकसित हो जाएगा, भंडार हो जाएगा, संचित कोष हो जाएगा। सबको एक्सप्लेन से समझेंगे सर। संभावी क्या है, विकसित क्या है, भंडार क्या है, संचित कोष क्या है, ठीक है? जैसे कि संभावी क्या हुआ? भविष्य में उपयोग आने वाले संसाधन वो संभावी हो, यानी जिसके बारे में संभावना कर सकते हैं कि भविष्य में आने वाली चीज हमारे क्या होगा? उपयोगी में आएगा, हाँ या ना? जैसे मान लो परमाणु रिएक्टर बनाए हम लोग, परमाणु बम बनाए, भविष्य के लिए बनाए कि अभी के लिए? भविष्य के लिए। जब हमरो पर कोई छोड़ेगा तो हम भी किसी पर छोड़ देंगे, हाँ या ना? देश पर अगर कोई परमाणु बम छोड़ दिया तो देश की करेगा? उसको ही परमाणु बम छोड़ेगा, मतलब हम तो तबाह तोड़ो तबाह, हम तो गए सनम, तुमको भी लेके गए, यही करेगा ना? दूसरा, विकसित, उपलब्ध तकनीक से उपयोग करने लायक संसाधन। उपलब्ध तकनीक से उपयोग करने लायक संसाधन मतलब देखो, विकसित मतलब क्या? कोई भी चीज अगर उपयोगी है ना, उसको उपयोग में ला दिया, उसके लिए विकसित हो गया। उपलब्ध तकनीक, अगर चीजें हमारे पास है उपलब्ध तकनीकी, तो उसके तकनीक से उपयोग करने लायक संसाधन, मतलब उस तकनीक से कोई भी चीज उपयोग करने लायक जो संसाधन रहेगा वो विकसित कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विकसित। जैसे ये पेन को लेते हैं, ठीक है? ये पेन, इस पेन को हम किस तरीके से उपयोग में ला सकते हैं? पहले लिखना, ठीक है? इस पेन का एक स्ट्रक्चर और बना के बोलो कि सर आगे से लिखिए ना, आप पीछे से रफनेस कीजिए तो ये मिटता भी है। जैसे मान लेते देखो यहाँ इसका दो मैकेनिज्म बना है, आगे से लिखने वाला, पीछे से मिटने वाला, बिना सेलेक्ट किए हुए, हाँ या ना? तो चीज वही है सर। तो हाथ से भी अगर आप लिखेंगे तो ना, हाथ से भी मिटता है, लिखाता नहीं, लेकिन एक जगह ना हाथ से भी लिखाएगा। अगर इसमें सेटिंग करेंगे तो सेटिंग क्या है? मतलब पेन कर देंगे, डबल साइड पेन नहीं करेंगे तो, मतलब इसमें भी चीजें को हमने अच्छे से स्थगित किया है, तब ये चीजें हमारे डुएबल हो रहा, काम कर रहा है, हाँ या ना? चलो ठीक है, अगला स्लाइड। फिर आया भंडार। क्या आया सर? भंडार मतलब कि उपयुक्त तकनीक के अभाव में वर्तमान में उपयोग नहीं, ये भंडार मतलब क्या बोला? उपयुक्त तकनीक के अभाव में वर्तमान में उपयोग नहीं। भंडार मतलब कोई भी चीज को ना होता है कि संगारना। नहीं देखते हैं घर में तो मम्मी उम्मी अगर मान लो धान हो गया, चावल हो गया, तो चावल धान को कुटा उठा के चावल का रूप दे दिया, अब गेहूं हो गया या फिर कुछ भी हो गया, उसको अगले 1 साल तक खाने के लिए कोठी उठी में रख देंगे, यानी उसको बोलते हैं भंडार। भंडार मतलब चीजों को संगारना, भंडार मतलब चीजों को संगारना, संगार के क्या किए? वो रख दिए। क्यों?
आगे वाले दिनों में, भविष्य के लिए। यहाँ पे लिखा हुआ देखो, उपयुक्त मतलब कि उपयोग में लाने वाली चीजें, तकनीक के अभाव में मतलब कि जब हमारे पास चीजें की आपूर्ति नहीं होगी, मतलब जब समय खराब रहेगा तब, वर्तमान में उपयोग नहीं मतलब कि अभी उसको उपयोग नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? उसको स्टोर करेंगे कब? साल भर के लिए, यानी आने वाले दिनों में मान लो कि अकाल पड़ जाएगा तो उस समय तो खेती नहीं होगी सर, जब नहीं होगी तो किसको निकाल के खाएंगे? इसी को। यस या नो? गांव घर में भी किसान अपना अगर धान बेचता है ना, गेहूं बेचता है तो पहले अपन रख के साल भर का कोटा खाने वाला रख लेगा, उसके बाद वो बेचेगा। किसान को पता होता है अकाल होगा कि नहीं होगा, सब उसको पता है। अरे खेती में मतलब आजकल जो ट्रैक्टर चलाएगा नहीं या फिर गाड़ी चलाएगा, बस चलाएगा, और पता है कहाँ से स्टीयरिंग काटेंगे तो गाड़ी कट जाए। तुम पहली बार मान लो भादो दिन में तुम ट्रैक्टर पर पहली बार बैठना है, देखा जो नहीं होता कि आरी जो होता है मेड्स का आरी, पहली बार तुमको स्टीयरिंग दे दिया, तुम देगा आरी पर चढ़ा देगा। और ट्रैक्टर वाला देखना एकदम आरी के कोना में जाके गाड़ी को नचा देता है। यस या नो? मतलब उसको वो चीजें का टेक्निक है, उसको पता है कहां से क्या हो जाएगा। तो उसी तरीके से किसान को पता है अगला साल होगा कि ना होगा, उसी हिसाब से वो चीजें को रख लेता है। एक किसान के घर में कुछ मिले या ना मिले, हरा सब्जी, चावल, दाल, चोखा, अचार, पापड़, तिलौड़ी, घी, ये सारी चीजें मिलेगी जो कि खाने वाली चीज। भले वो दिल से गरीब रहता है, पैसा रहे या ना रहे, लेकिन खाए में एकदम पूरा फरमाइशी रहेगा, पूरा घर वाला सामान मिलेगा, क्योंकि उसका सारी चीज घर में ही होती है। बाजार वाला आदमी खरीदता है। मान लो तुम्हारे यहाँ हो जाएगा क्या, ऐसी बताते हैं, तुम्हारे यहाँ गाय भैंस है, ठीक, तब 2 किलो दूध फट भी गया, फेंक दिया तो तुमको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और 2 किलो खरीद के लाओ, मम्मी इधर से बोलेगी, पापा इधर से बोलेंगे, दूध कैसे खराब हो गया, देखा तुमने, दूध खराब कर दिया, ये कर दिया ना, एक्सेट्रा। तुम्हारे घर में पनीर बन रहा है, पनीर खराब हो गया, कोई प्रभाव पड़े वाला है? अगर घर में बहुत सारे गाय है तो हो, और ना रहे तुम खरीद के लाओ, खराब हो जाता, 2-4 बार सुनना पड़ जाता, हाँ या ना? हाँ। उसी तरीके से मतलब चीजें अगर भंडार हमारे पास है तो कोई दिक्कत नहीं होता। संचित कोष क्या है सर? भंडार संसाधन का संचित रूप, मतलब कि इसको अच्छे तरीके से संचित रूप में रख देना ताकि भविष्य में ये चीजें हमारे काम आए, कोई दिक्कत नहीं। अरे हाँ या ना बोलो? हाँ। किसी को दिक्कत है? चलो अब चलते हैं प्राकृतिक संसाधन की तरफ शुरू से। प्राकृतिक संसाधन सर होता क्या है? ठीक है, चलो प्राकृतिक संसाधन में सबसे पहले आया मिट्टी। क्या आया? मिट्टी। मिट्टी को सर मृदा बोलते हैं। मिट्टी को ही क्या बोलते हैं? मृदा बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं। क्या बोला? पृथ्वी के ऊपरी पतली और संगठित परत जिसमें पेड़ पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व मौजूद होता है उसे मिट्टी कहते हैं, यानी मृदा कहते हैं। पृथ्वी का जो लेयर है सर, देखो इस तरीके से मान लो पृथ्वी है, तो बोला कि सबसे ऊपरी जो परत है सर, सबसे ऊपरी परत, इसमें क्या है? पृथ्वी के ऊपरी पतली और संगठित परत है जिसमें कि पेड़ पौधे की वृद्धि के लिए आवश्यक पोषक तत्व भी मौजूद होता है। ये मतलब इसमें आवश्यक पोषक तत्व भी मौजूद होता है जिसके कारण यहाँ पे पेड़ पौधे उगते हैं। इसी को मिट्टी कहते हैं, मृदा। मृदा निर्माण के कारक क्या है सर? समझिए, उच्चवाच, चट्टान, जलवायु, वनस्पति, जैव पदार्थ, खनिज कण एंड समय के, ये सब क्या है? मृदा के निर्माण का कारक है। मान लेते हैं सबसे पहले यहाँ पे देखो क्या है, मान लो कि खनिज है, यहाँ पे क्या है? पथरीला है, यहाँ पे क्या है? बालू है, यहाँ पे क्या है? ये कंकड़ है, एंड यहाँ पे एक्सेट्रा सारी चीजें हैं। और सबसे ऊपरी परत जो है क्या है? मृदा का है, यानी मिट्टी का, जिसमें कि बहुत प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध है। बहुत प्रकार के पोषक तत्व उपलब्ध है, ठीक है, जिससे कि पेड़ पौधे को वृद्धि के लिए आवश्यक जो होते हैं वो चीजें यहाँ पे मिल जाती है। अब पढ़ेंगे सर मृदा के प्रकार कितने होते हैं, मिट्टी के प्रकार, मतलब मृदा यानी मिट्टी के प्रकार के बारे में समझेंगे। ठीक है, देखो मृदा के प्रकार सर, मृदा देखो कितने प्रकार के होते हैं। देखो जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल एवं पीली मृदा, लेटेराइट मृदा, मरुस्थलीय मृदा, ये मृदा के प्रकार यानी मिट्टी के प्रकार। तो जलोढ़ मृदा क्या होते हैं? सबसे पहले इसके बारे में समझेंगे कि जलोढ़ मृदा करते हैं किस, कहते हैं किसे? अरे हाँ या नहीं? चलो ठीक है। जलोढ़ मृदा क्या है समझो। नदियों द्वारा बहकर लाए गए मलबे के निक्षेपण से बनी मृदा जलोढ़ मृदा है। प्रमुख फसल गन्ना, चावल, गेहूं इत्यादि। देखो जैसे बोला कि जलोढ़ मृदा वह मृदा होता है, इसने देखा कि नदी किनारे
जितने भी गांव होते हैं उस गांव में ना रबी फसल बहुत ज्यादा होता है। एक दिन एक क्लास में एक चीज हम बता रहे थे कि सर जो खाद का उसमें प्रयोग बहुत ही कम होता है। क्यों? कि जैसे कहीं भी बाढ़ आई तो उसके साथ बहुत सारी मिट्टी वगैरह आपस में आई है, तो मिट्टी क्या हुआ, कुछ देर के लिए अगर पानी खेत में ठहरा बाढ़ के रूप में तो धीरे धीरे मिट्टी क्या होता है, बैठ जाता है। आप एक वेकन लेने से, ये मान लो एक बाल्टी है, इसमें ना एक कटोरा या फिर एक गिलास आप दे देना क्या मिट्टी, पूरा एकदम, अरे एक कटोरा 2 कटोरा इसको पूरा पानी से भर देना, एक बार इस तरीके से इसको करना, घुमा देना, ठीक। तो आप पाओगे कि पूरा मिट्टी क्या, पूरा पानी क्या, वो मिट्टी जैसा। रात भर के लिए इसको छोड़ दो, सुबह देख लेना मिट्टी नीचे रहेगा, पानी ऊपर रहेगा। मतलब कहने का मतलब हम तुमको समझाना चाह रहे हैं कि जो बाढ़ के साथ ही मिट्टी के पतली पतली मिट्टी, पूरा एकदम भुरभुरा मिट्टी, जो कि ये काम खेतों में भुरभुरा करने का काम किसका होता है, केचुआ का, जिसको किसानों का मित्र कहा जाता है। लेकिन वही चीज पानी के साथ, बाढ़ के साथ जाके मिट्टी क्या करता है, वो काम वहां पे करके चला आता है, वो काम वहां पे करके चला आता है। ये जो मिट्टी है ना सर, वहां पे काम करके चला आता है। सॉरी, ये बाढ़ वाला पानी, तो मिट्टी क्या होता है, नीचे बैठ जाता है और सबसे ज्यादा ये खाद का काम करता है। क्योंकि बहुत सारे खेतों से कहीं से गोबर, कहीं से खाद, कहीं से उर्वरक वाली चीजें बहुत सारे उठा के आपके बाढ़ वाले इलाका में रख देता है, तो वहाँ पे पैदावार बहुत ज्यादा होता है। अब बाढ़ग्रस्त इलाके में अगर पैदावार होता है तो वहाँ पे गन्ना लगाया जाता है, चावल लगाया जाता है, गेहूं लगाया जाता है इत्यादि। वहाँ के लोग का जो प्रमुख फसल होगी वो चीज वो लगाती है, कोई दिक्कत नहीं। अगले बात है, काली मिट्टी क्या होती है? काली मिट्टी, इस मिट्टी का निर्माण ढक्कन, इस मिट्टी का निर्माण ढक्कन, पठारी प्रदेश में बेसाल्ट चट्टानों के विघटन से हुआ है। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुड़ है। इसमें प्रमुख फसल कपास और गन्ना होता है। मतलब कि जिस मिट्टी में कपास और गन्ना का फसल उगाया जाता है, डायरेक्ट उसको बोल दो सर वो काली मिट्टी आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? काली मिट्टी। इसको पढ़ के आप चीजों को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत है तो हमको चीजें बता दो। लाल एवं पीली मिट्टी, लाल मिट्टी क्या होता है? हम लोग के इलाका में भी लाल मिट्टी पाया गया है, पीली मिट्टी भी हम लोग के इलाका में पाया गया, ठीक है, अपने इलाका में। अरे पीली मिट्टी नहीं पाया जाएगा तो ऐसे ही सोना वोना निकलने का संदेह हो जाता है। पीली मिट्टी में सोना होता है भैया, हाँ या ना? हाँ। लाली मिट्टी में मूंगफली होता है, हाँ या ना? हाँ। अपने इलाका में लाल मिट्टी है कि ना? पहाड़ी इलाका है तो लाल मिट्टी से कौन चीज चढ़ना है, हाईवे करता है। पहाड़ी इलाका है तो पीली मिट्टी भी रहेगी सर। देखो यहाँ पे पढ़ लेना अच्छे से। इस मृदा का विकास अग्नेय, चट्टानी तथा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ। पहाड़ी इलाका जहां वर्षा अधिक होता है चाहे कम होता है, समझ रहे हो ना? तो उसमें कौन सा मिट्टी पाल जाएगा? लाल एवं पीली मिट्टी। कोई दिक्कत नहीं। अगला स्लाइड देखिए। लेटेराइट मिट्टी क्या है सर? लेटेराइट मिट्टी क्या है, इसके बारे में आप समझिएगा, ठीक है? इस बोर्ड को ना भाई सही कर लेना आज, इसमें करंट आते हैं, ठीक है? चलो देखो, लेटेराइट मृदा क्या है, यानी लेटेराइट मिट्टी क्या है, समझिएगा। इस मृदा का विकास उच्च तापमान एवं अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ। प्रमुख फसल इसमें काजू, चाय, कहवा। काजू केरल में होता है। कहाँ होता है? केरल में। वो काजू नहीं यार, इसमें काजू वाला खाने वाला जिसमें प्रोटीन मिल जाता है। लेटेराइट इस मृदा का विकास उच्च ताप, मतलब कि जहां ज्यादा गर्मी रहता है, एवं अत्यधिक वर्षा वाले, जहां पे ज्यादा बारिश होता है। इन सब क्षेत्रों में किसकी कौन सी मिट्टी होती है? लेटेराइट मिट्टी, जिसमें क्या उगाया जाता है सर? काजू उगाया जाता है, चाय उगाया जाता है, कहवा उगाया जाता है। जो चाय पत्ती होती है, चाय नहीं, चाय पत्ती उगाई जाती है, उसी को चाय बोलते हैं, ठीक है सर? आपका जो काजू है ना, क्या है? काजू, ये सब लेटेराइट मिट्टी में होता है।
आपका जो चाय की पत्ती होती है ना सर, इसे ये सब केरल में मिट्टी बहुत पाई जाती है। कहाँ पे सर? केरल इलाके में ये सब मिट्टियां बहुत पाई जाती है। ठीक है। मरुस्थलीय मिट्टी क्या है? इस मृदा का विकास लंबी शुष्क ऋतु, अल्प वर्षा, ह्यूज्म बुलई मिट्टी वाले क्षेत्रों में होता है। विस्तार में राजस्थान, पश्चिमी हरियाणा, उत्तरी गुजरात। अरे जहाँ पे कम वर्षा वगैरह होगा, जहाँ पे मरुस्थल मतलब कि बालू वाला इलाका जो है ना, मरुस्थलीय। मरुस्थलीय कौन है भारत का? रेगिस्तान, राजस्थान वगैरह है कि नहीं? वहाँ पे खाली बालू मिलेगा। इस सब इलाका में कौन सा मिट्टी पाई जाता है? मरुस्थलीय मिट्टी। कौन मस्ती? मरुस्थलीय मिट्टी। भूमि उपयोग क्या है सर? भूमि उपयोग, भूमि उपयोग के बारे में सबसे पहले हम लोग क्या होंगे समझेंगे आज। भूमि उपयोग बोलते किसको? कृषि के लिए लगभग हमारा भूमि उपयोग 48.83% है। अकृषि और बंजर भूमि हमारे 24.80% है। वन हमारे 22.54% है। चारागाह हमारे 2.83% है। जिसमें कि हमको हमारे हिसाब से ना इसमें होना चाहिए लगभग 60। ठीक है। फाइव 35 56 60 90 55 95 चारागाह कम से कम 5। ये 30 लगभग 100% इस तरीके से तैयार होनी चाहिए। ठीक है हमारे हिसाब से। तब चीजें देखो दो, कृषि के लिए भूमि लगभग 60% रहेगा, सही रहेगा, है कि नहीं? है कितना? 48%, लगभग 49 है, लगभग 49 बोल सकते हैं। 24 है बंजर भूमि, काल बंजर रहेगा झूठो, 5% रहता सही रहता। 1 है 23.54, काल है झूठो, 1 23 उससे ज्यादा रहता सही रहता, ऑक्सीजन वगैरह और अच्छे से बनते। 30 रहना चाहिए था। चारागाह चरने वाला लगभग 3 है, तो कम से कम 5 रहना चाहिए था, तब पशु वगैरह के लिए भी चारागाह का भरपूर उपयोग हो पाता। भारत के कुल क्षेत्रफल का मात्र 54% भूमि कृषि के लिए योग्य है। 54% है। कितना प्रतिशत? 54। कृषि यानी खेती वगैरह करने के लिए। भू क्षरण क्या है? मृदा का अपने स्थान से विविध क्रियाओं जैसे जल, पवन, हिमानी द्वारा स्थानांतरित होता है, वह भू क्षरण कहलाता है। मतलब कि इन सारे के द्वारा मृदा का अपने स्थान से वृद्धि क्रियाएं होती है, मतलब कि बढ़ता है, उसको क्या बोलेंगे सर? भूक्षरण बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भूक्षरण। भू संरक्षण क्या होता है? मिट्टी के कटाव तथा उसके उत्पादकता को बचाने अथवा रोकने की क्रिया को भू संरक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? भू संरक्षण। ठीक है। अब भू संरक्षण के उपयोग क्या है सर? समझिएगा। समोच्च जुताई, पुटिका कृषि, वन रोपण, फसल चक्र, ये सब किसके हैं? भू संरक्षण के उपाय हैं। समझिएगा। पाला क्या है? समोच्च जुताई यानी पर्वतीय क्षेत्र में होते हैं। पट्टिका कृषि यानी मैदानी क्षेत्र में होते हैं। वन रोपण यानी फसल चक्र। ये सारी चीजें के बारे में आप लोग एक्सप्लेन से समझ सकते हैं। देखो समोच्च जुताई क्या है? पर्वतीय क्षेत्र में जो मतलब जुताई मतलब कि खेतों को मतलब जोतना। अभी तो तुम सब जानते हो जुताई किसको बोलते हैं, हाँ या ना? पट्टिका कृषि क्या होता है? मैदानी क्षेत्र को जोतना। वन रोपण क्या होते हैं? वन रोपण क्या होते हैं? पेड़ पौधे को रोपना, जंगल में जाए। फसल चक्रण क्या होता है? पुनः से फिर से फसल उगाना। ठीक है। अगला चलो चलते हैं जल संसाधन की तरफ। विश्व के कुल जल का 97.5% महासागरीय खारा लवणीय जल है। मात्र 2.5% जल ही मृदु यानी मीठा अल्पवनीय जल है। बृहत क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह कहा गया है। मतलब कि पृथ्वी पर जो जल है ना सर, इतना मात्रा में है, उसी कारण पृथ्वी को क्या कहा गया है? नीला ग्रह कहा गया है। कौन सा ग्रह कहा गया है? नीला ग्रह कहा गया है। ठीक है। जल संसाधन के बारे में अब हम अगले लेक्चर में मतलब कि पार्ट 2 में लेके आएंगे जल संसाधन। ठीक है। कौन सा में? पार्ट 2 में। कल मिलेंगे।
आई होप कि आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा, और ध्यान से आप लोग को सारा नोट्स वगैरह क्लियर कर लेना है, नोट्स वगैरह टोटली पूरा आप लोग को बना लेना है, ठीक है। और एक चीज़ मैं लास्ट वीडियो में जाते जाते एक चीज़ कहना चाह रहा हूँ, मतलब बताना चाह रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। पहले देखिए, सबसे पहले लाइव वीडियो आपके क्लास 10th का रेगुलर आएंगे। अगर लाइव नहीं आएंगे तो रिकॉर्डेड तो जरूर आ जाएंगे, रेगुलर वीडियो चढ़ जाएंगे, ठीक है। जिसमें कि आपका देखिए टाइमिंग बता देते हैं। लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग, लाइव नहीं तो फिर रिकॉर्डेड वीडियो चलेगी, जिसके कि हम लोग टाइमिंग बता देते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। पहला, हिंदी की क्लास लाइव होगी या फिर रिकॉर्डेड आपकी जो चढ़ेगी, कब चढ़ेगी टाइमिंग बता देते हैं। एक दिन में 5 लेक्चर चढ़ जाएगा। मैथ का, संस्कृत का, साइंस का और सोशल साइंस का। हिंदी का जो लेक्चर सर आपका चढ़ेगा वो दोपहर के 2 बजे चढ़ेंगे, सॉरी दोपहर के 2 बजे। संस्कृत का जो लेक्चर चलेगा सर दोपहर को 3 बजे चढ़ेंगे। सर आर्ट्स का जो लेक्चर चलेगा दोपहर के 1 बजे चढ़ेंगे। सर जो मैथ का लेक्चर चढ़ेगा वो आपके 7 बजे चढ़ेंगे। साइंस का जो लेक्चर रहेगा सर वो आपके 10 बजे चढ़ेंगे। 10 बजे से क्लास साइंस की होगी, मैथ की क्लास 7 बजे से होगी शाम को, हिंदी क्लास 2 बजे दोपहर से होगी, संस्कृत क्लास 3 बजे दोपहर से होगी, एसएसटी की क्लास 1 बजे दोपहर से होगी। ये सारे वीडियो आपके चढ़ेंगे रेगुलर यूट्यूब चैनल पे। हमारे चैनल पर अगर आप नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो जल्द से कर लेना, ठीक है। मिलते हैं कल पार्ट 2 में।